कक्षा 9 के प्यारे बच्चे, आइए आज निदानात्मक कक्षाओं की जो भी ये मॉड्यूल प्राप्त हुआ था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। इसको कंप्लीट करने होगा क्योंकि परीक्षा की तैयारी पूर्ण होनी चाहिए। इस समय परीक्षा की तारीख आ गई है और हम सबकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ये आशा करते हैं। और इसको निदानात्मक कक्षाओं का जो मॉड्यूल प्राप्त हुआ था इसको अच्छी तरह से देख लेते हैं। और जो भी क्वेश्चन आंसर छूट रहे हैं, क्योंकि इसमें से पास होने का पर्याप्त मात्रा में आता है और इतना नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएंगे जिससे हम कक्षा को उत्तीर्ण करके अगली कक्षा में प्रवेश कर सकें। देखिए, इसमें कक्षा 9 का जो भी निदानात्मक कक्षा है तो उसमें सरल सरल प्रश्न आते हैं और उन प्रश्नों को आसानी से हल करना है और जानना है कि हमें किस प्रकार अच्छे से अंक प्राप्त करना है। लेखन का तरीका और अन्य वीडियो जो भी डाले गए हैं उन वीडियो को अच्छी तरह से देख के अभ्यास कार्य करेंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त हो जाएंगे। आइए देखते हैं किस प्रकार आसानी से इसको प्राप्त होना, नंबर किस प्रकार पढ़ना है और कौन कौन पाठों को अच्छे से ध्यान रखना है जिससे पूरे अंक प्राप्त हो जाएं। देखते हैं इसमें जो भी आना, ये सिलेबस है, सिलेबस पहले से ही इसमें चर्चा हो चुका है। 30 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, सही विकल्प आएगा, रिक्त स्थान आएगा, सत्य सत्य, सही जोड़ी, एक वाक्य में उत्तर। इस प्रकार आपके 30-32 नंबर ऐसे ही कंप्लीट हो जाते हैं। इन नंबरों को पाने के लिए किस प्रकार पढ़ाई करना है इसका अपन अध्ययन कर चुके हैं। अध्ययन पश्चात परीक्षा की तैयारी को अपने को जांचना है किस प्रकार हमारी क्या तैयारी अच्छे नंबर से हो चुकी है या कि नहीं हो पाई। सबसे पहले अपन देखेंगे अपठित गद्यांश। जो भी अपठित गद्यांश आता है उस 4 नंबर का रहता है। पहले शीर्षक लिखना रहता है, लघु उत्तरीय एक प्रश्न रहेंगे और एक प्रश्न के अलावा उसका सारांश लिखने को आता है। इसको अच्छे से 2 बार पढ़ना है ना, 2 से 3 बार पढ़ना है जिससे उसके अंदर प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाए। आगे देखिए, ये अभ्यास कार्य करने के पश्चात अपठित का, अपठित मतलब बिना पढ़ा हुआ, ऐसा कोई भी गद्यांश या पद्यांश या कविताएं लिखी रहेंगी, उसको पढ़ने के बाद उसके अंदर 2 भी प्रश्न दे रहेंगे, उन प्रश्नों को आसानी से हल करेंगे। फिर पत्र लेखन का जो तरीका था, हमने कहा कि कक्षा 1 से अपन कक्षा 2, 3 से जब भी से कक्षा में अध्ययन करने लगते हैं तो पत्र लेखन का हमने अलग से वीडियो भी बनाया था। उसको देखिए, पत्र किसको लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, उसका विषय वस्तु का कारण देना है, किस कारण के लिखा जा रहा है, कौन लिख रहा है और कब दिनांक डालना है, उस दिनांक से अपने को प्राप्त हो जाएगा। देखिए, ये इसका तरीका हमने बता दिया है, उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। 6 नंबर, ये 4 नंबर मुझे आसानी से मिल सकते हैं। इसके पश्चात एक पत्र लेखन का भी था, तो पत्र लेखन आसानी से नहीं बन पाता, लड़के गलत कर देते हैं, तो पत्र लेखन को नहीं सीखेंगे। इसके पश्चात कुछ आसानी चीज़ें हमने भेजा था जिनको आप लोग अध्ययन कर लिए होंगे, ग्रामर में भी लिखवाया गया था। और हमने बताया था निबंध की परिभाषा और निबंध के प्रकार। तो निबंध की परिभाषा आचार्य रामचंद्र कुल कहते हैं कि यदि गद्य कवियों तथा लेखकों की कसौटी है तो निबंध किसकी, गद्य की कसौटी है। ये परिभाषा हमने लिखवाया था। और निबंध 4 प्रकार के होते हैं। संवाद लेखन का आता है, संवाद लेखन का 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत का होता है। संवाद लेखन का कार्य भी आसानी से करेंगे और उसको लिख के आएंगे, पूरे अंक प्राप्त होंगे। या कि विज्ञापन, अथवा में विज्ञापन लेखन का रहेगा तो विज्ञापन लेखन का कार्य भी करेंगे। गद्य की जो विधाएं हैं, उन गद्य की मुख्य विधाएं और गौण विधाएं बांटने का ही है, ये तरीका लिखा हुआ है, इसमें याद कर लिए हैं। और इन तरीकों से गद्य की मुख्य विधाएं यहाँ पास हैं और गौण विधाएं ये हैं। मुख्य विधाएं में मैं बताया था, जो जब भी हिंदी का विकास हुआ, कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, आलोचना, निबंध, ये सारी चीज़ें पहले से ही प्राप्त हो रही हैं, इसलिए इनको मुख्य विधाएं कहा गया है। इसके पश्चात जो गौण विधाएं आई तो आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र, ये जो अन्य विधाएं हैं ये बाद में प्राप्त हुई। तो इनमें से आत्मकथा और जीवनी आप सब बच्चों को याद रहती है, उन्हीं का अंतर याद करेंगे और अंतर से ही इनको अच्छे से याद कर लेंगे। इसके पश्चात चलिए, और ये निबंध कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, ये लिखवा चुके हैं। कथात्मक निबंध, वर्णात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध है। ये और 1-2 निबंधकारों का नाम लिखने का था, उनकी रचनाएं लिखना, तो इसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, कवि बचन सुधा और प्रताप नारायण मिश्र का लिखा हुआ है। इसको आसानी से याद कर लेंगे। नोट्स में अगर लिखे होंगे तो बन जाएगा। और ये जो गद्य की विधाएं हैं उसके तत्व याद करने के लिए हमने बताया था, एक सूत्र है, कपास दें भाव। इस सूत्र के माध्यम से इसको आसानी से याद कर लेंगे। कथानक, का से कथानक, है ना, पा से पात्र, सा से संवाद, दे से देश, काल, वातावरण, भाषा, शैली और उद्देश्य। ये कहानी के तत्व होते हैं, 6 तत्व होते हैं, संख्या आता परीक्षा में। फिर कहानी और उपन्यास में अंतर बहुत आसान है। एकांकी और नाटक में अंतर, ये तीनों अंतर याद करेंगे, 3 में से एक कोई परीक्षा में आएगा, उन्हीं में को लिखना है, आसानी से याद कर लोगे, सभी के पास उपलब्ध होगा। ये अभी PDF के रूप में हम उपलब्ध करवा दे रहे हैं। इसके पश्चात परिचय, लेखक का परिचय 3 नंबर का आता है और एक कवि का आता है 3 नंबर का। तो तीनों नंबर में से हमें उनकी भाषागत विशेषताएं और शैलीगत साहित्य में स्थान एक ही प्रकार का याद करना है और सभी के में वही लिख देना है। जैसे इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है,
और इनकी भाषाएं अलग अलग हैं। भाषा शैली लगभग सभी कवियों की लगभग समान है और लेखकों में अलग अलग हैं। और कवियों में भी जिनकी अलग हैं, जैसे रसखान जी का है तो उन्होंने ब्रजभाषा का उपयोग किया है। कबीरदास ने बाह्य आडंबरों का विरोध किया है। और तो इन चीज़ों को आसानी से उसमें लिखेंगे। लिखने का अभ्यास जो है हमें घर में ही करना है। अगर आप सोचोगे कि विद्यालय में परीक्षा टाइम ही कर लेंगे तो हमें भूल जाएगा या गलत हो जाएगा। कवि लेखकों के बाद कवियों का भी आया था, कवियों की भी रचनाएं लिखनी है। और इसी के साथ हिंदी गद्य साहित्य को, जो हिंदी का पद्य साहित्य है, उसको 4 भागों में बांटा गया है। ये चारों काल के संबद्ध और ये लिखना है, क्योंकि परीक्षा में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं। आधुनिक काल संबद्ध इसमें लिखा हुआ 1050 से 1375, 1300 से 1700, 1700 से 1900, 1900 से अब तक परीक्षा में आया था। कक्षा 10 बोर्ड के हिसाब से भी अच्छा है, एक बार याद कर लोगे, कक्षा 12 तक काम आता है। इसके पश्चात चलिए भक्ति काल का जो विभाजन था, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, ये कक्षा 12 तक आता है। इसको एक बार अच्छे से याद कर लोगे, हमेशा काम आएगा। इसको याद करना है कि इसका स्क्रीनशॉट बना के आप लिख सकते हो, घर में चिपका सकते हो, चार्ट बनाकर घर में भी लगा सकते हो। सगुण भक्ति और राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि कौन है, एक एक कवियों का नाम, उनकी रचना। जैसे राम भक्ति काल को 2 भागों में बांटा गया है। संकल्प प्रश्न आता है। इस काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इस काल के 2 विभाजन होता है, सगुण धारा और निर्गुण काव्य धारा। निर्गुण में और सगुण में भी 2 शाखाएं हो जाती हैं। सगुण में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, और निर्गुण में ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास, सभी को पता है, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी। और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, जिनकी रचना है सूर सागर, बहुत प्रसिद्ध रचना है। और ज्ञान आश्रय में कबीरदास जी ने बीजक रचना लिखी है, और कवियों ने, कबीरदास जी ने ज्ञान की बातें बताई हैं। और प्रेम आश्रय शाखा में प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जैसी, जो पद्मावत रचना लिखी है। इसके पश्चात, इनको पढ़ने के पश्चात आगे चलेंगे, इनकी 2 विशेषताएं पढ़ लेंगे। और इनकी हमने सब विशेषताएं लिखवा दी हैं। एक आया था, अभी डॉक्टर नागेंद्र करते हैं कि जब आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ती है, वो परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ती है, तो वही छायावाद होता है। ये इन परिभाषा लिखने को आई थी। और छायावाद के पंत प्रसाद निराला एवं महादेवी वर्मा बहुत प्रसिद्ध कवि हैं, इनको याद करोगे। इनकी 2 विशेषताएं, श्रृंगार प्रधानता, प्रकृति का चित्रण। छायावाद का नहीं आएगा तो प्रगतिवाद और नई कविता में से एक का आता ही है। बहुत जरूरी है, इसको एक बार परीक्षा के हिसाब से पूरी तैयारी करके इसको रफ कार्य में सीख लेंगे। इसके पश्चात चलिए आगे देखते हैं। और बहुत जरूरी है, इनको लिखने का तरीका हमसे बनना चाहिए। ये है कबीरदास और रसखान जी का, और माखनलाल चतुर्वेदी, सुमित्रानंद, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुमित्रानंद पंत जी का और रसखान और कबीर का किसी 2 का याद कर लेना है, तो उनमें से एक परीक्षा में फंस जाएगा। और इनका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है, इस चीज़ को अपन लिस्ट में लिखेंगे। इसके पश्चात देखिए 3 नंबर के प्रश्न आते हैं, इनको छोड़ना नहीं है, बहुत ज़रूरी है। इसके पश्चात लिखने को आता है पर्यायवाची, 2-3 पर्यायवाची है, कमल या बादल का 1-2 आएगा। और ये मुहावरे आए थे, आग में घी डालना, उल्टी गंगा बहाना, इसी में लिखा हुआ, क्रोध को भड़काना, उल्टी गंगा बहाना मना क्या करना, अनुभूति बातें करना, चकमा देना, धोखा देना, तारे गिनना, बेचैनी से प्रतीक्षा करना, कलई खुलना, पोल खुलना। इन्हीं में से कोई एक आएगा तलाना परीक्षा में, उसी का वाक्य में प्रयोग भी करने को रहेगा। इसके पश्चात जो भी चीज़ें और आती हैं, उनको पाठ में जो प्रश्न उत्तर आएंगे उन बन जाएंगी। फिर छंद देखिएगा, कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या कहते हैं, छंद कहते हैं। छंद की वर्ण या गति लय तो इनको भी मैं बताया था छंद होती है। छंद के प्रकार भी बताए थे, वार्णिक और मात्रिक छंद 2 प्रकार के होते हैं। और अलंकार भी लिख पढ़े हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व अलंकार कहलाते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार, जहाँ शब्द से को शोभा बढ़ती है, और जहाँ पास अर्था में अर्थ से शोभा बढ़ती है। उभय में जहाँ शब्द अर्थ दोनों से मिला के चमत्कार काव्य में उत्पन्न होता है, उसको उभय अलंकार कहेंगे। इनका एक एक उदाहरण देखे हैं, और सभी का उदाहरण के साथ साथ समझे भी हैं। अनुप्रास, यमक, मानवीकरण, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, ये 6 लिखे हुए हैं। 3 अलग अलग नाम भी दिया, शब्दा का और इधर उभया का, दोनों को लिखा हुआ है। इन्हीं में से एक आएगा, चाहे अनुप्रास पढ़ लीजिए, यमक, मानवीकरण, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। इनमें उदाहरण भी लिखवा दिया हूँ, बहुत सरल है। इनको एक बार लिख कर घर में अभ्यास कर लेंगे, क्योंकि अभी मेरी ड्यूटी है ना, परीक्षा की कापियाँ चेक करने में लगी हुई है, तो आप तब तक इसका घर में अध्ययन करेंगे। इसके पश्चात जो भी पाठ के प्रश्न उत्तर चर्चा किए हैं अपन कक्षा में, वो सभी प्रश्न याद कर लेना है, और लगभग पेपर की तैयारी पूरी करना है। निबंध लेखन का भी वीडियो अलग से बना हुआ है, उस वीडियो को देख लेंगे। और पत्र लेखन का भी वीडियो बना हुआ है, खंड काव्य महाकाव्य का भी बना हुआ है, उनको सबको देख करके पूरा अध्ययन करेंगे, और परीक्षा की तैयारी पूरी कर परीक्षा में उपस्थित होंगे।